बड़ा सवाल आज का सेशन का है लेटरल एंट्री पर कि क्या लेटरल एंट्री करके भारत सरकार आरक्षण को खत्म कर रही है। क्योंकि वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 45 पदों पर, और वो भी पद बड़े पद जिसमें सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी लेवल के पद हैं, उन पदों पर हाल ही में पार्श्व भर्ती लेटरल एंट्री निकाली गई है। और इसको लेकर के विपक्ष सवाल कर रहा है कि भारत सरकार आरक्षण खत्म करने के लिए जो हम लोगों ने चुनाव में कैंपेन चलाया था उसको करते हुए दिख भी रही है। और इस बारे में इस समय विपक्ष काफी हमलावर हो रखा है। खबर लेटरल एंट्री पर है, हम इसको पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे, पक्ष विपक्ष समझेंगे कि लेटरल एंट्री के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, क्या बेस्ट वे अहेड हो सकता है, क्या इसका इतिहास है, क्या इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है, किस तरह से लेटरल एंट्री को लेटरल एंट्री कहा जाता है, एआरसी के रिकमेंडेशंस क्या हैं, सारी बातें विस्तार पूर्वक इस सेशन के अंदर की जानी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जहां तक बात होती है लेटरल एंट्री की, तो उसको समझने से पूर्व पहले यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी करते रहे हैं, नहीं भी तो एटलीस्ट ये तो जानते ही हैं कि आईएएस अगर बनना होता है तो भारत के अंदर एक संघ लोक सेवा आयोग है जिसके द्वारा परीक्षा ली जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा बहुत सारे लोगों के बीच में वर्तमान में चर्चा में भी रही है, चाहे दिल्ली के हादसे के कारण चर्चा में रही हो या उससे जस्ट पहले यूपीएससी के अंदर फेक सर्टिफिकेट का मामला पूजा केतकर का रहा हो। ऐसे में यूपीएससी की बहुत सी जानकारियां आपको हैं, लेकिन इन जानकारियों में अगर आपको यह पता चले कि आप जिस परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सिलेक्शन पाते हैं, प्रॉपर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू दे करके, उसके स्थान पर आपको बिना परीक्षा दिए ही उस पद पर बिठा दिया जाए जिस पद पर आप एग्जाम दे करके जाते थे, और तो और एग्जाम देकर जिन पदों पर पहुंचते थे उसके बाद कई साल की सर्विस करते थे, फिर जिस पद पर पहुंचते थे उस पद पर भारत सरकार आपको डायरेक्ट बिठाने का काम कर रही हो, इसे ही लेटरल एंट्री कहा गया। यानी पैरेलल तरीके से एंट्री करा दी। एक प्रक्रिया थी कि आपने पहले प्री पास किया, मेंस पास किया, इंटरव्यू पास किया, मेरिट में स्थान प्राप्त किया, फिर आप सर्विस में गए, फिर आपकी सर्विस कई सालों तक चली। आप सर्विस के बाद जिन पदों पर पहुंचते उसके स्थान पर सरकार ने केवल उम्र को उठाया कि इतने साल का आदमी है, उसके पास कुछ उन्होंने क्वालिफिकेशंस बताई, पढ़ाई लिखाई बताई और उठाकर कहा कि आप सीधे यहां पर आ जाइए। इस बात से आपको देखते ही सबसे पहला दुख तो इस बात का होगा कि यार जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं वो बेवकूफ हैं क्या जो सरकार उठा के डायरेक्ट बिठा दे रही है। पहला सवाल। दूसरा, जब सिलेक्शन होता है तो इस प्रक्रिया के अंदर तो प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है। यूपीएससी जब परीक्षा आयोजित कराती है तो उसमें तो प्रॉपर रिजर्वेशन का ख्याल रखा जाता है। लेटरल एंट्री जब हो रही है तो यहां तो कोई रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं है। ऐसे में दो बहुत बुनियादी सवाल खड़े हो गए। पहला कि यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ धोखा है, क्योंकि वो जिस जगह जाना चाहते थे, जिन पदों के लिए तैयारी कर रहे थे, उन पदों को आप बाहर से लाकर भर दे रहे हो, और बाहर से लाके भर रहे हो, ये तो एक अपने आप में छात्रों के साथ धोखा है ही। दूसरा, आप चूंकि जिन लोगों को भर रहे हो उनको रिजर्वेशन के माध्यम से नहीं भर रहे, मतलब उसमें आपने एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी कोटा नहीं लगाया। ऐसे में तो ये आपने और बड़ी दिक्कत कर दी। इसी कारण से यह सवाल बड़ा बन जाता है। ठीक है, यही कारण है कि सुर्खी बनती है, और सुर्खी बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी जी हों, अपोजिशन में जितने बड़े नेता हैं, उनकी तो बात है ही। सरकार के सहायता में, सरकार के साथ सरकार में शामिल जो रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी हैं, उन्होंने तो यह कहा है कि इस पर अब कोई इफ एंड बट है ही नहीं। हम इसमें इस पूरे की पूरे लेटरल एंट्री के अंदर रिजर्वेशन चाहते हैं, यानी इसमें भी एससी एसटी को मौका मिलना चाहिए। हम अपनी तरफ से सहयोगी संगठन होने के नाते यह मांग उठाते हैं, अर्थात सरकार के साथ रहते हुए भी सरकार के ही संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं। इसलिए इस विषय वस्तु को अब आपको डिटेल से समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का कहना है व्हाट इज लेटरल, मतलब इसके ऊपर इनके बयान काफी ज्यादा खास हैं। मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा। कहां से यह मामला शुरू हुआ उस पर हम थोड़ा सा आपको लेकर आते हैं। आप यहां पर 17 सितंबर की डेडलाइन के साथ एक नोटिफिकेशन लगा हुआ देख लेते हैं। ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो यूपीएससी के द्वारा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के रूप में मांगा गया है। किस चीज के लिए मांगा गया है? लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पोस्ट। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के पद के लिए और डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पद के लिए लेटरल एंट्री के लिए आवेदन सरकार के द्वारा मांगे गए हैं। अब मैं एक बार के लिए आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार से भारत में
आईएएस जब बनता है तो उसका प्रमोशन चलता है। एक जर्नलाइज जानकारी आप जान लें, जब कोई व्यक्ति यूपीएससी की परीक्षा पास करता है और प्रॉपर आईएएस पाता है, देखिए ये समझिए, यूपीएससी द्वारा बहुत सी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं, इंक्लूडिंग एनडीए सीडीएस भी आयोजित करवाई जाती है ना, लेकिन हम लोग यूपीएससी द्वारा जो सीएसई की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, सिविल सर्विसेज के लिए जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें भी जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा है उसमें जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स यानी कि जिन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर आईएएस भरा होता है, उसके अलावा और कौन सी सर्विसेज होती हैं उस सीएसई के माध्यम से। आप एक ही परीक्षा से चाहे आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज में जा सकते हैं, रेलवे सर्विसेज में जा सकते हैं, ऐसे तमाम प्रकार की सर्विसेज होती हैं। सामान्यतया अच्छी रैंक प्राप्त किए हुए लोग टॉप सर्विसेज में जाते हैं और टॉप सर्विस की प्राथमिकता में कुछ लोग आईएएस को लेते हैं, कुछ विदेश सेवा को लेते हैं और कुछ लोग पुलिस सेवा को लेते हैं। ठीक है, अधिकांश मेजॉरिटी में लोग आईएएस को लेते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहें कि 1000 पोस्ट निकली हैं तो 1000 पोस्ट जब सीएसई की निकलती हैं उस परीक्षा के माध्यम से, तो उसमें से 150 से 200 पद ही ऐसे होते हैं जो कि केवल आईएएस के लिए होते हैं, बाकी फिर वो अन्य सर्विसेज के द्वारा भरे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बन गया तो आईएएस बनने के बाद में उसको जो पैसे के हिसाब से स्केल मिलती है वो जूनियर टाइम स्केल मिलती है। उसकी रैंक एक अंडर सेक्रेटरी लेवल की रैंक होती है। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी रैंक की लेवल पर उसका अनुभव 0 से 4 साल तक का माना जाता है। मतलब यह माना जाता है कि इस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस लेवल का व्यक्ति होगा, अंडर सेक्रेटरी लेवल का। अच्छा, यह एक चीज ध्यान रखने की है, अंडर सेक्रेटरी केंद्र सरकार के अंदर, और यह याद रखिएगा केंद्र सरकार के जो पद होते हैं वो राज्य सरकारों के जो पद होते हैं उनसे एक पद ऊपर होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मतलब ऐसे कहिए कि अगर राज्य सरकार के अंदर कोई व्यक्ति सेक्रेटरी के पद पर है तो जब वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे जाएगा तो वह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर जाएगा, उसका सेक्रेटरी एक पद ऊपर का होता है। यानी कि हायरार्की में उन्हें एक और एक्स्ट्रा मेहनत एफर्ट लगानी पड़ती है। मतलब राज्य का जो आईएएस ऑफिसर है वो केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर जब जाता है तो वो एक पद नीचे की नियुक्ति पे जाता है, उसको फिर कुछ और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि मैं एक आसान रूप में यह कहूं कि राज्य सरकार का सेक्रेटरी और केंद्र सरकार का सेक्रेटरी इक्विवेलेंट नहीं होता है। केंद्र सरकार का सेक्रेटरी राज्य सरकार के सेक्रेटरी से एक लेवल ऊपर का होता है। वो लेवल क्या है ये रहे, ठीक है, लेवल समझिए। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये केंद्र के अंडर सेक्रेटरी की बात बता रहा हूं। ये जब प्रमोशन होते हैं तो ये सीनियर टाइम स्केल में जाते हैं, तब ये डेप्यूटी सेक्रेटरी के रैंक पर जाते हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी के बाद का जो रैंक है वो है डायरेक्टर रैंक, जिसमें कम से कम आवश्यकता है 9 से लेके 12 साल के अनुभव की। यानी कि आप आईएएस बने, 9 साल आपको सर्विस में रहते हुए मिल गए, तब आप डायरेक्टर लेवल पर पहुंचते हैं। इससे ऊपर का जो पद है जिसको सिलेक्शन ग्रेड कहा जाता है, जिसमें 12 से लेकर 16 साल तक के अनुभव की आवश्यकता होती है, यह भारत सरकार में तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का पद है और राज्य सरकारों में यह सेक्रेटरी लेवल का पद है। यानी कि वही आईएएस अधिकारी अगर राजस्थान में लगा होगा तो राजस्थान का वो सेक्रेटरी होगा, लेकिन अगर वही अधिकारी केंद्र में लगा हुआ है तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर होगा। ठीक है, इनसे ऊपर का जो एक पद है जिसमें कि राज्य सरकार के अंदर तो वो व्यक्ति प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पर लगा होगा, लेकिन केंद्र में वो एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर लगा होगा। और इससे भी ऊपर एक पद है, अगर केंद्र में किसी को सेक्रेटरी लगना है, मतलब आप ये समझिए कि अगर केंद्र में कोई व्यक्ति सेक्रेटरी लगा हुआ है तो वो इक्विवेलेंट है राज्य के अंदर चीफ सेक्रेटरी होने के। मतलब राज्य का चीफ सेक्रेटरी और केंद्र का सेक्रेटरी लगभग बराबर की पोस्ट है। मतलब अगर कोई व्यक्ति केंद्र में सेक्रेटरी लगाए, उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर वर्तमान में जो चीफ सेक्रेटरी लगे हैं ये यहां लगने से पहले केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के अंदर सेक्रेटरी लगे हुए थे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि केंद्र का व्यक्ति जब राज्य में आता है तो चीफ सेक्रेटरी लेवल पर आता है। ठीक है, इस तरह का हायरार्की में अंतर है। सरकार ने जो फिलहाल भर्ती निकाली है वो किस लेवल की निकाली है? ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की निकाली है। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, इससे ऊपर होता है एडिशनल सेक्रेटरी और उससे ऊपर होता है सेक्रेटरी। फिलहाल जो भर्ती निकाली गई है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर निकाली गई है। ठीक है, और डायरेक्टर लेवल पर और डेप्यूटी सेक्रेटरी लेवल पर। अब आप इस वैकेंसी को फिर से देखिए, ये रहा ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये रहा डायरेक्टर और ये रहा डेप्यूटी सेक्रेटरी। ये 3 पद हैं जिनके लिए फिलहाल भारत सरकार के द्वारा यूपीएससी के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली गई है कि इन पर एंट्री करिए। कितने लोगों की निकाली गई है, कितनी पोस्ट रखी गई हैं? तो देखिए यहां पर ये जो पूरी की पूरी जगह है
इसमें पद की व्याख्या की गई है कि 17 सितंबर तक आप आ सकते हैं। कौन कौन अप्लाई कर सकता है यह दिया गया है। कुल संख्या इसकी रखी गई है 45। टोटल 45 पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं इन 3 जगहों पर। दूसरा क्या है, दूसरा है यहां पर 24 विभागों के अंदर ये चीजें निकाली गई हैं, 24 मिनिस्ट्रीज में ये वाली चीज निकाली गई हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब यहां पर 24 मिनिस्ट्रीज में 45 पोस्ट सरकार के द्वारा निकाली गई हैं। अब इसी के साथ सारा विवाद शुरू होता है। कैसे शुरू होता है कि सरकार ने टोटल 45 वैकेंसी निकाली, एक तो आप ये सवाल बोलते हैं, और एक आप ये बोल रहे हैं कि 24 विभागों में 45 निकाली। असली खेला यही हो गया। कैसे हो गया, अब मैं आपको वो बताता हूं। इधर देखिए आप, ये संजीव सान्याल जी हैं, वही संजीव सान्याल जी जिन्होंने एक बार बयान दिया था कि यूपीएससी समय की बर्बादी है। ये भी लेटरल एंट्री से पहुंचे हुए हैं। इन्होंने ही अपने द्वारा एक ट्वीट करके जानकारी दी कि हां भाई आ जाओ, फिर से पोजीशंस ओपन हुई हैं। यहां पर आप देखिए यूपीएससी के द्वारा निकाली गई इन सर्विसेज में विज्ञप्ति ऐसे नहीं निकाली गई है। इंटरेस्टिंग बात है, यूपीएससी जब आईएएस का परीक्षा आयोजित करवाती है, सीएसई की परीक्षा आयोजित कराती है, तो कैसे बोलती है कि हमने 750 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जबकि वो 750 ज्वाइंट रूप से बोले जाते हैं। ज्वाइंट बोले जाते हैं से मतलब उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सबको काउंट करके एक साथ बोल दिया जाता है कि हाँ भाई इतने पद हैं, इन पर अप्लाई करिए। इससे क्या होता है, इससे ओबीसी, एसटी, एससी सबके पद उसके अंदर अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन में चले जाते हैं। यहां दिमाग लगाया यूपीएससी ने। क्या दिमाग लगाया साहब, यहां दिमाग यह लगाया कि यहां पर पद अनाउंस डिपार्टमेंट वाइज किए गए। तो मतलब कैसे करने चाहिए थे, अगर 45 पद अनाउंस किए जाते तो इसका इंपैक्ट अलग होता, और अगर अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से कर दिए तो इसका मीनिंग अलग है। बोले क्यों, आप तो अभी भी 45 ही बोल रहे हो। मैंने कहा यही खेला है असली, रिजर्वेशन की काट है ये खेला। आप पूछेंगे वो कैसे, अब बताता हूं। देखो क्या है, रिजर्वेशन में 13 पॉइंट रोस्टर लगता है। 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, एक आसान रूप में यह समझ लो, एक लाइन में अगर मैं ये कहूं कि अगर किसी भी पद पर रिजर्वेशन देना है, कम से कम 13 वैकेंसी होंगी, तभी जाकर सभी कैटेगरी 13.33 बोलते हैं, 14वीं वैकेंसी पे जाकर के रिजर्वेशन से, मतलब अगर कोई भी पद 13 पद निकलते हैं, 14 पद पकड़ के चलिए, 13.33 होता है असल में, तो इसलिए 13 बोल के चलते हैं लोग। 13 पॉइंट रोस्टर कि अगर किसी पद पर मान लीजिए कि आईएएस के 13 पद पर वैकेंसी निकले, अगर वैकेंसी 13 पद पर निकले, तब तो आप सभी कैटेगरी को उनकी जो प्रतिशत मात्रा है उस हिसाब से रिजर्वेशन दे सकते हो। और अगर आप 13 पद नहीं निकाले तो आपको केवल और केवल 3 पद ही निकालने पड़े, तो इसमें रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इसको मैं और आसान रूप में आपको समझाने का प्रयास करूं तो फिर से समझिए, मैं अगर यह कह दूं कि ये 45 पद निकाले गए, तब तो आपको इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबका रिजर्वेशन देना पड़ता। लेकिन अगर मैं यह कह दूं कि हां भाई 24 डिपार्टमेंट में 45 पद हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर मान लीजिए 2 हैं, वित्त मंत्रालय के अंदर जो है वो 3 हैं, स्वास्थ्य मंत्र वो क्या बोलते हैं शिक्षा मंत्रालय के अंदर 1 है, रक्षा मंत्रालय के अंदर 1 है, पर्यटन में 1 है, प्रदूषण में 2 है, कुछ भी मतलब जो जो विभाग हैं उस प्रकार से आपने रख दिए। अगर आपने रख दिए तो आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि रिजर्वेशन 13 से नीचे लागू ही नहीं होता। कम से कम 13 मिलने चाहिए, और 13 मिलने चाहिए, और अगर केवल 3 ही निकालते हो तो वो तो अनरिजर्व कैटेगरी के होते हैं, उसमें तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और सभी अप्लाई कर सकते हैं तो जब इलेक्शन हुए थे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तब अपोजिशन ने क्या बात उठाई थी, अपोजिशन ने बात यह उठाई थी कि आरक्षण खत्म करने का प्रयास कर रही है भारत सरकार। आरक्षण खत्म करने का मतलब कि भाई आईएएस की परीक्षा में लोग आरक्षण की वजह से पहुंचते हैं, मतलब बहुत से ऐसे समाज के तबके हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर आईएएस बनते हैं। अब चूंकि आप उन पदों पर जिनमें पहुंचने में ही इतने साल लग रहे हैं, उन पदों पर अगर पहले से ही लोग जाके बिठा दोगे तो नीचे से जो प्रमोट होकर आदमी आ रहा है वो तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पद भर दिए पहले ही। तो क्या इसका मतलब यह ना निकाल लिया जाए कि आपने जानबूझकर ऊपर के पद भर दिए और उनको भरा
उस तरीके से ताकि रिजर्वेशन उन पदों पर लागू ना हो, और जब रिजर्वेशन लागू ना हो तो आपने उन पदों को भरकर नीचे से चले आ रहे जो रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले लोग थे, जो प्रमोशन से आ रहे थे, उनका मौका भी छीन लिया। इसलिए विपक्ष हमलावर है। उम्मीद है कि अब आपको यह सारी कहानी समझ में आ गई हो, क्यों राहुल गांधी जी या फिर मतलब और तेजस्वी यादव या प्रियंका चतुर्वेदी सब इस बात को उठा रही हैं कि साहब यहां पर अगर 45 पद बोले जाते तो 22 से 23 अभ्यर्थी ऐसे होते जो दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज से होते, लेकिन यहां पर पदों को जिस प्रकार से दिया गया वो अलग प्रकार से दे दिया गया। तो बोलो साहब, यहां तक समझ में आई कहानी? पहले यहां तक समझ में आई हो तब तो हम आगे चलें। अच्छा, अब क्या है लेटरल एंट्री, क्या होती है, इसके थोड़े से इतिहास को भी मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है, वर्ष 2018 में भारत सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के टेन्योर में ही पहली बार लेटरल एंट्री से वैकेंसी की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर 2018 में लेटरल एंट्री की व्यवस्था की गई थी। उस समय एक पद के विरुद्ध 6077 एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे। ऐसा करते करते 2019 में अलग अलग मंत्रालयों में 9 नियुक्तियां हुई। मतलब ऐसा मानकर चलिए कि ये जो आज आप सुन रहे हैं ये आज की बात नहीं है। 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, अब तो आप 24 में सुन रहे हैं। मतलब यह हुआ कि इसका मतलब यह है कि आज जो हम 45 वैकेंसी सुन रहे हैं ये आज की न्यूज नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। हां, कब होता रहा है? 2017 में नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी थी कि सर कुछ ऐसा करिए कि लेटरल एंट्री की जा सके, लोगों को लाया जा सके। अब आपके दिमाग में अब तक एक बड़ा प्रश्न बनना शुरू हो चुका होगा कि क्यों अल्टीमेटली लाने की जरूरत है? जब हमको इतने सारे रोजगार के अवसर देने ही हैं तो प्रमोट करके लोगों को पहुंचाया जाए, परीक्षा से लोगों को पहुंचाया जाए, लेटरल एंट्री ही क्यों? इसका आंसर भी मिलेगा। फिलहाल आप इतिहास पर जानकर ध्यान दें तो सरकार अभी तक 63 लोगों को इस जगह तक पहुंचा चुकी है। 45 तो अब निकाले हैं। इन तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से 2022 में 30 लोग एंट्री कर गए, 21 में 31 कर गए, 19 में 9 कर गए, 2018 में 10 कर गए। इस प्रकार से अभी तक भारत सरकार ने 63 लोगों को इस पद पर पहुंचाया है। किस पद पर? अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के जो पद हैं वहां तक पहुंचाया हुआ है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर फिर तो किसी को भी पहुंचाया जा सकता है? मतलब सरकार के मन में आई कि हां भाई फलाना सिंह हमारा बहुत ही अच्छा आदमी है, लाओ भाई इसको अधिकारी बनाओ, और अधिकारी बनाओ तो अधिकारी बनाने का कुछ तो तरीका होता होगा। हां, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब इसमें यहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार का जो तर्क है वो समझें और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझें। वर्ष 2018 में उस व्यक्ति की उम्र 40 साल हो गई हो, यह सरकार के द्वारा 18 में जानकारी दे दी गई थी। सरकार के द्वारा 10 मतलब जब यह पोस्ट पहली बार निकाली गई थी तब क्या जानकारी रखी गई थी कि मिनिमम 40 साल का हो, और यहां पर सरकार ने अपने लेवल पर जो क्वालिफिकेशंस की मांग की उनमें था कि कोई भी अगर अधिकारी ऐसा है जो पहले से ही किसी राज्य सरकार में या फिर यूनियन टेरिटरी में काम कर रहा है इक्विवेलेंट लेवल पर, वो भी इस पद पर आ सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो 63 पद निकाले उन 63 पदों पर केवल और केवल प्राइवेट आदमी ही बैठेगा, सरकारी आदमी भी आ सकता है। हो सकता है कोई अन्य राज्य के अंदर कोई अधिकारी काम कर रहा हो। तो आप पूछेंगे इसका मतलब क्या निकले? इसका मतलब यह निकला कि जो 63 एंट्री अब तक भरी गई है ना, इन 45 को हटा दो, जो पहले तक 2022 तक 63 भरी गई हैं, उन 63 में 35 पद ही ऐसे हैं जो प्राइवेटली भरे गए हैं। बाकी जो बचे हुए पद हैं वो सरकार ने अपने स्तर पर सरकारी लोगों से ही भरे हैं, या वो किसी राज्य सरकार से आए हों या पीएसयू से आए हों, उन्हीं से उन पदों को भरा गया है। ठीक है, अच्छा, अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा और क्या क्राइटेरिया है? तो सरकार के बहुत सारे क्राइटेरिया। कोई व्यक्ति पीएसयू से संबंधित हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से हो सकता है, जिसके पास अपने क्षेत्र का 15 साल से ऊपर का अनुभव हो, साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार के साथ काम करे वो केवल इस पद पर 3 साल के लिए ही काम करे। अब यहां पर यह बात बहुत ज्यादा जानने योग्य है, जिसे आपको नहीं पता तब तक आप इस बात पर हो सकता है ज्यादा प्रतिक्रिया दें, लेकिन अगर आप इस बात को जान जाएं तो संभवतया आप इस बात का महत्व समझें कि यह क्या हुआ है। मैं पहले ही समझा देता हूं महत्व, तब इसकी योग्यता को समझाऊंगा। देखिए, वर्तमान के समय पर जब आप और हम
तकनीकी के युग में जी रहे हैं, लगातार नवाचार हो रहे हैं, लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं। एडवांसमेंट के टाइम पर सरकार का यह मानना है कि जो लोग अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उदाहरण के लिए समझते हैं, आज भारत के अंदर नवाचार के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। जितनी भी प्रकार की फेक चीजें चल रही हैं, साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती बन रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं हों या रक्षा विशेषज्ञ हों, इन सभी पर तकनीकी का बहुत बड़ा प्रभाव आ रहा है। आज रक्षा क्षेत्र के अंदर साइबर वारफेयर की बात की जा रही है, आज अंतरिक्ष के युद्ध की बात की जा रही है, स्पेस वॉर की युद्ध की बात की जा रही है। ऐसे में जो कन्वेंशनल अधिकारी तरीके से एंट्री करते हुए आते हैं, सरकार का मत है कि जो लोग आज से 15-16 साल पहले सर्विसेज में आए थे, उनकी एजुकेशन वहीं पर रुक गई। उसके बाद तो वो विभागों में सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में एक दूसरा व्यक्ति है जो इतने ही साल अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया है, और ऐसा बहुत बार होता है। अगर मान लीजिए कि कोई आईटी सेक्टर का व्यक्ति है जो कि आज भी अपनी कंपनी चला रहा है उसी क्षेत्र विशेष के अंदर, और आईटी के अंदर वर्तमान में एआई से रिलेटेड काम कर रहा है, ड्रोन निर्माण से काम कर रहा है, स्पेस सेक्टर में काम कर रहा है, दवाइयों के अंदर नवाचार पर काम कर रहा है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनमें काम कर रहा है, बायो इंजीनियरिंग में काम कर रहा है। ऐसे लोग जो विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया, अगर इन लोगों की विशेषज्ञता का लाभ सरकार के नीति निर्माण में हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? सरकार का मत यह है कि अगर हम इस काम को कर जाते हैं तो इससे बड़ा लाभ हमें नीति निर्माण में एक एक्सपर्ट व्यक्ति के आने पर मिलता है। तर्क तो यह है। तो ये इसी सरकार का मत है कि इससे पहले भी कोई मत हो चुके हैं। असल में भारत के अंदर प्रशासनिक सुधारों को लेकर के एआरसी का गठन किया जाता रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए कमेटी बनती रही हैं। जो सेकंड एआरसी थी, जो 2005 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी मोइली जी के वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में, उसने इस बात को रिकमेंड किया था कि भारतीय सेवाओं में लेटरल एंट्री होनी चाहिए। और वीरप्पा मोइली जी कांग्रेस से संबंधित थे, और उस समय पर जब ये अपनी बात बोल कर गए थे उस समय कांग्रेस का ही शासन था, मतलब यूपीए का शासन था। कहने का मतलब ये समझिए कि आज जो लेटरल एंट्री हो रही हैं ये एआरसी के रिकमेंडेशंस पर हो रही हैं। ऐसा भारत सरकार का कहना है कि हम कुछ नया नहीं कर रहे, हम तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस कहकर गई थी। कांग्रेस कहती है कि मनरेगा हमारा है, कांग्रेस कहती है कि हमने इतनी सारी योजनाएं जो बना दी, हमने आईआईटीज बना दिए, आईआईएम्स बना दिए, ये सब हमारे हैं। तो भाई ये भी बता दें कि लेटर एंट्री भी कांग्रेस की ही है। इन्होंने ही सबसे पहले रिकमेंड किया था कि ऐसा होना चाहिए। जब इनके रिकमेंडेशंस पर हम मनरेगा आगे ला सकते हैं, इनके रिकमेंडेशंस पर हम आईआईटीज नई बना सकते हैं, आईआईएम्स नए खोल सकते हैं, तो इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर हम लेटर एंट्री लेकर आ गए। इसमें बुराई क्या है? सरकार इस बात को इस तरह से अपोजिशन पर डाल रही है, और अपोजिशन पर डालते डालते राहुल गांधी जी के कुछ 2019 के ट्वीट भी खंगाल दिए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी तो खुद लेटरल एंट्री के समर्थन में एक बार कहे थे कि कुछ जो सेना के पूर्व जवान हैं उनको भी लेटरल एंट्री से एंट्री करानी चाहिए। सोशल मीडिया पर इस समय वो भी बहुत तैर रहा है। कहने का मतलब यह है कि सरकार का जो उद्देश्य है एआरसी के उद्देश्य से प्रेरित है, और एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए बनाया हुआ समिति था। एआरसी 1 था पहले, उसके बाद एआरसी 2 आया। जो एआरसी 2 आया उसने इस बात के ऊपर ध्यान दिया था कि लेटरल एंट्री होनी चाहिए। उसी के रिकमेंडेशंस को मांगते हुए हम लोग तो ये कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो यहां जानना चाहिए वो ये है कि यहां आया हुआ जो व्यक्ति है वो इस पद पर केवल 3 साल तक ही रह सकता है। मतलब यह समझने की आवश्यकता है कि जिस बात पर इतना हंगामा जो बरपा हुआ है, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आया हुआ व्यक्ति हमेशा जॉइंट सेक्रेटरी ही रहेगा, नंबर 1, और केवल 3 साल ही रहेगा। सरकार चाहे तो उसे 5 साल तक रख सकती है, उसके बाद उसे सर्विसेज से हटना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर आया हुआ व्यक्ति अगर 3 से 5 साल ही रहेगा तो फिर बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब इतने ही समय के लिए व्यक्ति आ रहा है तो इसमें रिजर्वेशन कैसे दें। सरकार का तर्क सुनिए। सरकार का तर्क यह है कि जब भी कोई आईएएस अधिकारी किसी दूसरे विभाग में लगता है, उदाहरण के लिए आज आईएएस का जो सही से काम माना जाता है वो क्या है?
प्रशासन का काम करेंगे। प्रशासन के अंदर कार्य करते करते प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने में, नीति निर्माण में सरकार की सहायता करेंगे। ये तो आईएएस का असल काम है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि आईएएस की पोस्टिंग हो जाती है शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, आईएएस की पोस्टिंग हो जाती है राजस्व विभाग में, आईएएस की पोस्टिंग हो जाती है रक्षा मंत्रालय में, आईएएस की पोस्टिंग हो जाती है रेल मंत्रालय में, आईएएस की पोस्टिंग हो जाती है नहर मंत्रालय में, पर्यटन मंत्रालय में। जहां पर उसी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की आवश्यकता थी वहां पर भी आईएएस को पोस्ट कर दिया जाता है। तो सवाल कहती है सरकार कि जब इस प्रकार से किसी को उस पद पर भेजा जाता है तो क्या हम वहां पर भी रिजर्वेशन देते हैं क्या, कि साहब फलाने सिंह को इस जगह पर भेजने के लिए रिजर्वेशन की आवश्यकता है? नहीं, विभाग में लगे थे तो विभाग के लिए तो आप लग सकते हैं, उसमें तो रिजर्वेशन की व्यवस्था है ही नहीं। सरकार का भी यही कहना है कि बोले जो हम ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर लोग ला रहे हैं वो आवश्यकता के हिसाब से ला रहे हैं। आवश्यकता से मतलब हम ला इस हिसाब से रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेषज्ञता रखता है तो फिर वो स्वास्थ्य में अप्लाई करे। पता चले 45 पर हमने भर्ती निकाली, ज्वाइंट 45 कर दी, 45 में भर्ती निकाली, अब उसमें आवेदन किया किसी ऐसे आदमी ने जिसके पास में आईटी सेक्टर का अनुभव है या ड्रोन उड़ाने का अनुभव है या बायो इंजीनियरिंग का अनुभव है। 45 में उसने आवेदन किया, सेलेक्ट हो भी गया। आपने वहां पर मेरिटोक्रेसी लगा दी कि नहीं साहब, टॉपर्स जाएंगे वित्त मंत्रालय में, उसके बाद वाले जाएंगे स्वास्थ्य में, उसके बाद वाले जाएंगे पर्यटन में। इस प्रकार से आपने मेरिटोक्रेसी लगा दी। अब विचार कीजिए, जिसका अनुभव था वित्त में, हो सकता है कि वो टूरिज्म में आ जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है आईएएस के द्वारा जब चयन किया जाता है, यूपीएससी परीक्षा में जब आयोजन किया जाता है तो क्या होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसी सर्विसेज में चले जाते हैं जहां इंजीनियर्स की आवश्यकता ही नहीं है, होता ही है। बहुत सारे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग टेक्निकल चीजों में चले जाते हैं। कॉमर्स वाले लोग जहां इनकी आईआरएस में बढ़िया आवश्यकता है वो आईएएस पर चले जाते हैं। जब परीक्षा के अंदर सभी के लिए एक क्राइटेरिया रख दिया तो आपने उनके नॉलेज का कहां उपयोग किया? जब नॉलेज का उपयोग नहीं किया तो इन 45 पर एक साथ भर्ती कैसे निकाल दें? सरकार का तर्क यह है कि जब हमें आवश्यकता डिपार्टमेंट वाइज व्यक्ति की है, 45 पद होते तो रिजर्वेशन का लाभ मिलता, ये तो समझ में आया। लेकिन 45 पद होते रिजर्वेशन का लाभ मिलता तो यह भी तो होता कि 45 की परीक्षा आयोजित होती, और परीक्षा नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू आयोजित होते, और डायरेक्ट इंटरव्यू अगर आयोजित होते उसमें व्यक्ति जो चयनित होकर आता वो कौन से एक्सपर्टाइज का व्यक्ति किस क्षेत्र में चला गया, इसको कैसे सुनिश्चित करोगे? तो टेक्निकली आपको फिर से यही तो करना पड़ेगा कि अगर मैंने इस वाले फील्ड के व्यक्ति को लिया तो वो इसी फील्ड में जाएगा। तो जब मैं पहले से ही डिसाइड करके चलूंगा तो फिर मुझे यह करना पड़ेगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय में वैकेंसी निकली है तो स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वाले ही आवेदन करें, जिनको स्वास्थ्य फील्ड में ही 15 साल से ऊपर का अनुभव है, जिन्होंने इसी में कुछ महारत हासिल की है वो आए। ये सरकार का तर्क है। मैंने आपको दोनों के तर्क दे दिए। देखो, अपोजिशन का जो तर्क है वो आरक्षण के ऊपर है। वो चाहते क्या है कि सरकार इनका 45 की 45 का परीक्षा आयोजित कराती तो 22 लोग ऐसे भी होते जो कि टॉप पदों पर जाते। ये तो किसका मत हो गया? अपोजिशन का मत हो गया। सरकार का मत क्या है? सरकार कह रही है कि भाई ठीक है, मान लिया आपकी तरह से हम इस काम को कर देते, तो मुझे यह बताओ कि इन 45 पदों में अगर मैं इस परीक्षा को आयोजित करवा देते, इंटरव्यू चलो एक बार में 45 के लिए निकाल दिए, आपके 22 ओबीसी एससी एसटी के लिए निकाल दिए, ये हो गया। उसके बाद में जो सेलेक्ट होकर आए उनकी एक्सपर्टाइज उस क्षेत्र में है ही नहीं, तो क्या करोगे? हमको तो विशेषज्ञ चाहिए ना। लेटरल एंट्री लाई ही इसलिए गई है ताकि वर्तमान के इस चैलेंजिंग टाइम में, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना ने पूरे जीवन को धकेल दिया पीछे, ऐसे में नीति निर्माण के लिए अगर उस स्तर पर जहां पर सरकार को दिमाग वाले लोग चाहिए वहां पर अगर कोई आदमी आकर बैठ जाए तो इसमें बुराई क्या? और वो व्यक्ति आ भी 3 साल के लिए रहा है, कौन सा परमानेंट आ रहा है? हम तो सुविधाओं के लिए उस व्यक्ति को ले रहे हैं कि वो अपनी विशेषज्ञता हमें दे और 3 साल बाद वापस चला जाए, और जरूरत पड़ गई तो 5 साल तक रह ले फिर चला जाए। तो बोले फिर इस बात में क्या दिक्कत है? दोनों ही तरह से दोनों बातें सही लगती हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेंगे कि इसका बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता था। एक ऑप्शन तो जो सबके दिमाग में आता है वो यही है कि सर यूपीएससी के अंदर जो लोग चयनित होकर जाते हैं, बहुत सारे आईआईटीएंस, डॉक्टर्स, सीएज और बहुत सारे अच्छे एकेडमिशियंस भी होते हैं जो आईएएस की परीक्षा पास करते हैं, क्यों नहीं सरकार उन्हीं को उनकी विशेषज्ञता के आधार पर इन डिपार्टमेंट्स में लाए? ऐसा होता भी है।
ऑलरेडी ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग, सामान्यतया ध्यान रखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग में अगर कोई व्यक्ति बैकग्राउंड में डॉक्टर रहा है तो उसे अपॉइंट किया जाए ताकि उसे पता रहे। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन को डॉक्टर थे तो उठा करके डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, है ना। डॉक्टर मनसुख मांडविया डॉक्टर साहब हैं तो चलो विभाग के अंदर मंत्री बना दिया। ऐसे ही सेक्रेटरी लेवल पर भी यह प्रयास चलता रहता है। लेकिन नए टैलेंट पूल को अंदर एंट्री देकर के आधुनिकता को भी अंदर एंट्री दे दी जाए तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अपोजिशन क्या कह रहा है? अपोजिशन का कहना है कि सरकार इस माध्यम से अपनी विचारधारा, विशेष रूप से जो आरएसएस के जो लोग हैं उन लोगों को उठाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को लेकर संघ लोक सेवा आयोग में पदों पर लोगों को बिठाया जा रहा है और यह आरक्षण खत्म करने की एक कवायद है। आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? खत्म इस तरह से, क्योंकि हम तो पहले ही कहते हैं कि टॉप मोस्ट लेवल पर ऑलरेडी 90 से 95% तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से लोग हैं। इस पर सरकार का तर्क क्या है? सरकार का तर्क यह है कि जो पद हमने सबके लिए ओपन कर दिए उसमें आप यह कैसे कंक्लूड कर रहे हो कि इस पर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति पहुंच नहीं पाएगा? इसका मतलब तो आप यह मान रहे हो कि रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति के पास में वो योग्यता ही नहीं है कि वो यहां तक पहुंच पाए। आप ये क्यों नहीं मान रहे कि ये वैसे पद हैं जिन पदों पर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति भी पहुंच सकता है? यानी कि इसमें यह थोड़ी है कि एक्सक्लूसिवली फॉर जनरल कास्ट या फिर एक्सक्लूसिवली फॉर पर्टिकुलर कास्ट, ऐसा तो नहीं रखा। इसको रखा इस तरह से गया है कि ये अनरिजर्व्ड है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर अप्लाई करने में ज्वाइंट सेक्रेटरी की योग्यता या अंडर सेक्रेटरी की योग्यता या डायरेक्टर की योग्यता कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति रखता है तो वो तो अप्लाई कर सकता है। तो बोले विपक्ष का यह आरोप लगना कि ये एक तरह से आरक्षण को खत्म करने जैसा है, तो क्या हम ये ना मान लें कि विपक्ष ये मानता ही है कि जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग हैं उनमें योग्यता का कमी है या उनमें योग्यता का अभाव है? सरकार ने तो सबके लिए ओपन किया है, आप उन्हें इस नजरिए से क्यों देख रहे हैं? तो इस पे पक्ष विपक्ष प्रॉपर तरीके से चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो। यह ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए रखा गया है, 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी के अंदर, है ना, और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, पब्लिक पॉलिसी के अंदर कम से कम 10 साल की लीडरशिप रोल होना चाहिए। डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी के लिए रखा गया है, जैसे डायरेक्टर लेवल के लिए जो पोस्ट रखी गई है, एजुकेशनल एमएससी इन सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट साइंस, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 10 साल का अनुभव। डिप्टी सेक्रेटरी के लिए रखा है एमएससी इन सॉइल कंजर्वेशन। ये एक्सक्लूसिव तरीके से इन्होंने डिजायर पोस्टिंग रखी है, आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि डेप्यूटी सेक्रेटरी डायरेक्टर के लिए एक पद की पोस्टिंग निकाली है, 1 पोस्ट निकाली गई है क्लाइमेट चेंज एंड सॉइल कंजर्वेशन के लिए। तो यहां पर सरकार ने अपनी तरफ से डिपार्टमेंट में ही जानकारी क्या रखी है कि भैया एमएससी होना चाहिए सॉइल कंजर्वेशन के अंदर, तभी जाकर के आप इस पे अप्लाई कर पाओगे, 10 साल का कम से कम अनुभव। ऐसे ही सरकार ने हर जगह पर डिजायर कर दी है, एलिजिबिलिटी रख दी है कि कम से कम उस क्षेत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है साहब, तो मैंने आप लोगों को यह बात बता दी, 63 का नंबर बता दिया, ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। 63 अपॉइंटमेंट अब तक हो चुके हैं। यूपीएससी द्वारा भारत के अंदर अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है। भाग 14 के अंदर 315 से 323 के लेकर के इसकी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आयोजित करवाए जाते हैं। यूपीएससी द्वारा बहुत सारे एग्जाम्स किए जाते हैं, उनमें से हमने जो चर्चा की है वो सीएससी एग्जाम की है, जो कि मल्टी लेवल परीक्षा है, और मल्टी लेवल परीक्षा में भी मेरिट के आधार पर लोगों को आईएएस मिलता है। लेकिन यूपीएससी के द्वारा आयोजित की गई इन परीक्षाओं में जो व्यक्ति आईएएस बनकर आता है वो इस स्केल पर जाता है। उनमें से लगभग 9 से 12 साल के इस अनुभव के बाद जो व्यक्ति जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रैंक में डायरेक्टर रैंक पर आता है, उस पर सरकार के द्वारा लेटरल एंट्री निकाली गई है। वर्तमान में अगर यूपीएससी के अंदर रिजर्वेशन कोटा की बात की जाए तो एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और 25% ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी 4% रखा गया है। ठीक है साहब, तो लेटरल एंट्री का राहुल गांधी जी के द्वारा अपनी तरफ से विरोध किया गया। इन्होंने अपनी तरफ से पॉइंट बताए, जो जिसके पॉइंट थे मैंने आपको वो सारे के सारे समझा दिए हैं। सरकार का भी तर्क दे दिया। सरकार इसमें केवल यही कह रही है, हम तो आप ही की बात मान रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में जो सेकंड एआरसी बनाई थी उसके समय पर हमने उनके तरह जो रिकमेंडेशंस थी उनको माना है। इस पर कांग्रेस का कहना यह है कि जब एआरसी की रिकमेंडेशन मोइली जी ने दी थी हमने तो नहीं मानी थी, हमारी जब सरकार आई हम तो लेटरल एंट्री नहीं लेकर आए, आप ही क्यों लेकर आए?
तो फिर सरकार की तरफ से कहना है। ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो एआरसी ने कही थी या और आपके शासनकाल में डिसाइड हुई थी लेकिन आपने नहीं की, वो बाद में हमने की, उन पर भी तो आप क्लेम करने आ जाते हैं कि ये काम हमारा ही किया हुआ है। तो इस पे पक्ष विपक्ष अपनी तरफ से चल रहे हैं, ठीक है साहब। इस पर राहुल गांधी जी का 2019 का एक ट्वीट है जो काफी वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि आवर एक्स सर्विसमैन आर इंडियाज प्राइड एंड मस्ट बी गिवन द रेस्पेक्ट दे डिजर्व। वी विल अलाउ क्वालिफाइड एक्स सर्विसमैन लेटरल एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज। ये इन्होंने 2019 में कहा था। तो जब इन्होंने 2019 में कहा तो इनसे लोग कह रहे हैं कि आपने उस समय भी ये बात बोली थी लेटरल एंट्री के समर्थन में, अब अचानक क्या हुआ? अब अचानक कहीं ये तो नहीं कि आप जो आरक्षण की मांग लेकर चल रहे हैं कि संविधान संकट में है, जो चुनाव प्रचार में आप लेकर नैरेटिव चले थे, आप उसी नैरेटिव को फिर से साउंड करने के लिए कि देखो सरकार आरक्षण खत्म करना चाहती है, ठीक है, तो आप उसके लिए लेकर आ रहे हैं। तो लोग इस तरह से इनको यहां पर ले रहे हैं, ठीक है साहब। ये सारी जानकारी मैं अब आप लोगों को प्रॉपर दे चुका हूं। एआरसी 2 बार आया है। फर्स्ट एआरसी 1966 के अंदर आया था, तब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में था, उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। और सेकंड एआरसी 2005 में आया था, वीरप्पा मोइली जी के नेतृत्व में आया था, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। हाँ, रिजर्वेशन के अंदर जो लेटरल एंट्री है ना, इस लेटरल एंट्री में मैंने 13 रोस्टर पॉइंट की बात आपको समझा दी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह से 13 पद होंगे तो 3 पद अनरिजर्व कैटेगरी के पास होंगे, चौथा पद ओबीसी के पास होगा, 7वां पद एससी के पास होगा, 8वां ओबीसी के पास, 10वां ईडब्ल्यूएस के पास। इस तरह से पदों का बंटवारा होगा। यह रोस्टर प्रणाली है, मतलब हर 7वां पद एससी, हर 14वां पद एसटी, इस प्रकार से पदों का वितरण होगा। रोस्टर सिस्टम में कहा जाता है कि अगर वाकई में रिजर्वेशन का लाभ लेना है तो कम से कम उस जगह पर 13 वैकेंसी होनी चाहिए, तब जाकर के रिजर्वेशन का लाभ सभी कैटेगरी को मिलता है। इसी वजह से इस पर सारा की सारा मामला फंसा हुआ है, ठीक है ना। चूंकि यहां पर पद के हिसाब से इकट्ठी वैकेंसी 45 नहीं निकाली गई, इसमें डिपार्टमेंट वाइज निकाली गई, तो यहां पर आरक्षण अनरिजर्व कैटेगरी की वजह से किसी को नहीं मिला, इसलिए यह ओपन सीट कहलाई और ओपन सीट पर सरकार ने आवेदन मांग लिए। यानी कि यहां पर अगर इस रोस्टर प्रणाली को ना लगाया हुआ होता तो संभव है कि सरकार को कम से कम 22-23 ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का लाभ, ऐसे लोगों को एंट्री देनी पड़ती जो रिजर्व कैटेगरी से आते। लेकिन विपक्ष का कहना है कि आपने चूंकि डिपार्टमेंट वाइज निकाल दी, इसलिए ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। ये कुछ पुराने लोग हैं जो कि अब तक नियुक्त हुए हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। इन्हें भी आप देख सकते हैं कौन कौन किस मंत्रालय के अंदर लगे हुए हैं। फिर एक बड़ा सवाल बनता है कि सर इसके पक्ष में क्या प्रमाण है, मतलब लेटरल एंट्री अगर सिविल सर्विसेज में होती है तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला फायदा है कि स्किल और एक्सपर्टाइज वाले लोग एंट्री करते हैं। दूसरा, नए इनोवेशंस आते हैं। तीसरा, गैप फिल होता है, क्योंकि असल में 1500 आईएएस ऑफिसर की पोस्ट खाली हैं अभी। ऐसे में टॉप पोजीशंस पर एलिजिबल आदमी पहुंचते रहे तो वो अन्य सेक्टर के भी हो सकते हैं। ऐसे ही वर्क कल्चर में कुछ नया चेंज आता है। नया चेंज कैसे आता है? जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं वो बेहतर अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करते हैं। ये जनरली क्लेम किया जाता है जब प्राइवेट वर्सेस सरकारी की लड़ाई चल रही होती है कि साहब सरकारी वालों को तो काम से कोई मतलब ही नहीं होता है। ऐसे ही तीसरा, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बनकर आती है कि मतलब ये ना कहा जाए कि गवर्नमेंट सर्विसेज में आ गए वही गवर्नमेंट के फैसले लेंगे, नहीं, हर सेक्टर में जो अच्छा काम कर रहा है उसे लगता है कि राष्ट्र निर्माण में उसका कोई महत्व हो सकता है तो वो अपनी तरफ से एंट्री करता है, तो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का फायदा मिलता है। वही इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट दिया जाता है कि टेन्योर इतना कम है कि कोई आदमी काम समझेगा, मतलब एक प्रकार से समझिए कि ये अग्निपथ की तरह से हो गया, अग्निवीर बना दिया इनको। ज्वाइंट सेक्रेटरी अग्निवीर है। बोले क्यों? बोले साहब वो भी तो 3 से 5 साल के लिए आ रहा है, अग्निवीर की तरह जैसे 4 साल के लिए आ रहा है, तो इतने साल में वो क्या कर जाएगा, काम समझेगा, इतने दिन में उसका समय पूरा हो जाएगा। तो बोले एक तो आर्गुमेंट ये है। दूसरा, यहां पर न्यूट्रलिटी को रखना बहुत मुश्किल टास्क है। क्यों? क्योंकि जो लोग नीचे से प्रमोट होकर उस पद तक पहुंचे उन्हें सरकारी सिस्टम समझ में आता है। ये जो डायरेक्ट एंट्री करके आते हैं इनको तो समझने में टाइम लग जाता है और आपस में एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट में और चलते हैं कि तुम 3 साल के लिए आयो चले जाओगे, फालतू में दिमाग मत लगाओ। आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर पाते। तीसरा, परमानेंट ऑफिसर्स के मोराल पर यह नेगेटिव असर डालता है। जो परमानेंट ऑफिसर्स है वो कहते हैं हम तो इतनी मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा पास करके टॉप करते करते यहां पहुंचे, ये महाशय अपने जिंदगी भर बढ़िया पैसा कमाए, जब इनको लगा ज्ञान देने की आवश्यकता है तो सरकार ने इनको एंट्री करा लिया। तो हमने इतने दिन तक इतना पैसा छोड़ा, ये बढ़िया प्राइवेट कंपनी में बढ़िया पैसा कमाए, सरकार ने बुलाया तो खट से अंदर चले आए। इस बात पर उनका मोरल डाउन हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप में इस प्रकार से मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट का ये डाइल्यूशन भी करता है, तो इस वजह से। अच्छा, तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ बता दी। इस विषय पर जो सरकार के अंदर सरकार के जो सहायक हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने साफ साफ कहा है, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सारा कंटेंट जो मैंने आपको यहां पढ़ाया ये पूरा हमारी
वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर उपलब्ध है। साथ में इस पर हमने अपनी तरफ से एक राइटअप भी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया है, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। 19 अगस्त के दिन ही हमारे द्वारा लेटरल एंट्री पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से व्लॉग राइटिंग करके दी जा चुकी है, आप उसे अवश्य पढ़ें। वेबसाइट विजिट करते रहें, हमने वहां पर काफी सारा कंटेंट रेगुलर अपडेट करना शुरू कर दिया है। कोई भी क्वेरी, कोई कमेंट हो तो कमेंट जल्दी से बताएं। अपडेटेड खबर इन सारी जानकारियों के बीच में यह है कि भारत सरकार की तरफ से यूपीएससी चेयरमैन को अपने लेटरल एंट्री वाले प्रस्ताव को वापस लेने के लिए कहा है। आपकी इस विषय पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ठीक है। बाकी हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। जीए फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है आपके लिए, साथ ही साथ आरएएस फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अपनी पाठशाला वेबसाइट पर हमारे टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, हैंड रिटन नोट्स एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप घर बैठे अपने लिए ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।